Hello, Deepa. Hello, How are you? I'm great. Yes. You have spent more time with me in the last 2 months than you probably would have ever dreamed of spending. How's that been? बहुत बढ़िया, नहीं सच बोलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा था। सच में बोलो Hello, I'm Deval Sangvi, and this is No Cost Extension. Today, I'm pleased to bring you into a conversation with Deepa Pawar, the founder of Anubhuti Trust in Maharashtra. Anubhuti Trust is formed and self-led by women who have dealt with caste, class, gender, language, and ethnicity-based discrimination. Deepa Pawar also sits on the investment committee of the Rebuild India Fund. बिल्कुल अच्छा था, इतना डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सीखने मिला। And just to give all of our listeners a sense, we just spent the day yesterday in the field with Deepa. And before that, we had about 2.5 weeks in the US meeting with some funders there. And the week before that, she was with us in the Northeast for the investment committee meeting. So I think there's definitely been overload for Deepa in spending time with us. So Deepa, first of all, thank you for coming to the office today. We're so excited when we get to do in-person podcast conversations. How long did it take you to come to the city this morning? तो मैं तो बदलापुर से आई हूँ, तो बदलापुर से महालक्ष्मी आने के लिए विद ट्रैफिक 3 घंटा तो लगता है। तो मैं सायन तक आती हूँ, फिर सायन से मैं टैक्सी लेकर आती और सायन कैसे, ट्रेन में? हूँ। ऑटो में ऑटो सायन से Good. And I think it would be good to begin with for listeners to understand your story and the story of the community that you belong to. मेरा जो कम्युनिटी है वो महाराष्ट्र में घिसाड़ी करके जाना जाता है और इंडिया में उसे गाड़िया लोहार कहते हैं। तो हमने कई बार देखा होगा कि राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र के अलग-अलग एरिया में जो है वो लोहे के वेपन्स बनाने वाले कम्युनिटी है, जो लोहे के हथियार बनाते हैं, टूल बनाते हैं। और हमारे घर में लगने वाले, फार्मिंग में लगने वाले, कंस्ट्रक्शन साइट में लगने वाले ऐसे कोई भी टूल या वेपन्स नहीं है जो आयरन स्मिथ खुद नहीं बनाते हैं। और एक अच्छा मेरा प्रिविलेज रहा है कि मैंने अपना बचपन हो, अपना यूथ एज हो, वो बहुत अच्छी तरह से वेपन्स कैसे बनाते हैं, उसे कैसे सपोर्ट करते हैं, ये पूरा स्किल कैसे डेवलप होता है, कैसे डेमोक्रेटिक है, फैमिली कंट्रीब्यूशन किस तरह से होते हैं, मार्केटिंग स्किल, बार्गेनिंग स्किल, रिसर्च कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर मैंने बचपन से एक्सपीरियंस की है। ऐसे कई सारे कम्युनिटी है नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब में जो स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन और आर्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हुए हैं। And you speak about what the Britishers, sort of their views of the community. तो 1871 में ऐसे कई ट्राइब कम्युनिटीज़ थे जो अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ थे, उनके दमन के खिलाफ थे। जंगल ज़मीन के साथ काफ़ी कनेक्टेड थे, अपने आर्ट और प्राइड के साथ काफ़ी कनेक्टेड थे। ये कम्युनिटी के अंदर इतना ज़्यादा स्किल है कि वो अलग-अलग पहनावे कर सकते हैं, अलग साइन लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। वो म्यूज़िक, परफॉर्मेंस इसके काफ़ी करीब है। तो बहुत आसान था अंग्रेज़ों के खिलाफ फ्रीडम के लिए एक्टिविज़्म करना। अंग्रेज़ उनसे काफ़ी परेशान हुए, उनका काफ़ी दमन करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाया। उनका फाइटिंग जो था वो लगातार चल रहा था और फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के अंदर भी नोमैडिक डिनोटिफाइड का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, जो हिस्ट्री के अंदर नहीं एज सच लिखा गया। तो अंग्रेज़ों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट फॉर्म किया और 5 चीज़ें बहुत ही उन्होंने जिसे हम कहे कि मानवीय मूल्यों के खिलाफ की, आज के भाषा में कहे तो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट की, जहाँ पे ऐसे कम्युनिटी की लिस्ट बनाए गए जो उनके खिलाफ है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर उनको बॉर्न क्रिमिनल करके घोषित कर दिया गया। इन कम्युनिटी में जो भी पैदा होगा वो बॉर्न क्रिमिनल होगा और बस क्रिमिनल नहीं होगा तो ये एक जगह पे रुक नहीं सकते हैं, इनका फोर्सफुली माइग्रेशन होगा। हर गांव में, हर कस्बे में, किसी भी गांव बस्ती में अगर ये जाएंगे तो इनको पुलिस अटेंडेंस देना बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं दिया जाता है तो पुलिस जिस तरह से शोषण करती है, एक पावरफुल सिस्टम वो कर सकती थी, उन्होंने किया भी और इनकी स्टेबिलिटी छीन
गई। जंगल, ज़मीन, आर्ट, लैंग्वेज, बिलीफ सिस्टम, प्रैक्टिसेस, ये सारा ही उस एक्ट से जो है वो एक तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। 1952 में हैबिचुअल एक्ट भारत सरकार ने लाया, लेकिन दिक्कत वहाँ पे ये हुई कि इन कम्युनिटीज़ के लिए वो लेंस डेवलप नहीं हो पाए। वो कल्चर बिल्ड हो गया कि कुछ कम्युनिटीज़ को आप क्रिमिनल करके देख सकते हो, उनके पहनावे पे से, उनकी भाषाओं पे से, उनके दिखने पे से आप शक कर सकते हो, उनके अलगपन को आप अजीब करार दे सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव रहा कि आज के डेट में भी रेगुलर नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब का उनका कल्चरल एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। नोमैडिक डिनोटिफाइड 1871 और उसके भी पहले से, वो तो एक्ट तब बना, लेकिन दमन तो उसके 100 साल पहले से शुरू हुआ होगा। And so for 100 years, this community, like you said, were outlawed or criminals by birth. And while the law changed in the 1950s, that view still remained. And with that, if you can share a little bit about growing up in Mumbai, in this community, how it affected your parents and how you faced discrimination through that lens. अ, मुंबई तो एक बड़ा मतलब अर्बन एरिया है, मतलब एक स्मार्ट सिटी हम कह सकते हैं, लेकिन मुंबई के अंदर मुंबई के 2-3 चेहरे हैं। एक जो चेहरा है वो काफ़ी एलीट प्रिविलेज जहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि मैं साउथ बॉम्बे से हूँ। वहाँ पे बहुत बड़ा नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब के कम्युनिटीज़ कई सालों से रहते हैं। मतलब मेरा जो शिवड़ी में घर है वो करीबन 70 सालों से वहाँ पे है। ब्रिज के बाजू में ही है अभी भी। मैं यहाँ से अभी वहीं पे जाऊँगी, जभी भी मैं यहाँ पे आती हूँ, तो वो रूम का केयर करके फिर मैं चली जाती हूँ। मैंने ये देखा है कि रेसिडेंशियल होना ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आपको रेसिडेंशियल करार नहीं दिए जाते हैं। स्टेबल होना ये अलग तरीके का प्रिविलेज है। भारत बहुत स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें करता है। अनस्टेबल कम्युनिटी की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो मेरा ग्रोइंग अप तो बिल्कुल बाकी जैसे हमारे नोमैडिक साथी हैं उनकी तरह ही रहा है। मैं खुद टेंट कम्युनिटी में टेंट हाउस में 30 इयर्स तक रही हूँ। लेकिन करीबन मुझे ही मेरे 10th 8th तक पता नहीं था कि हम नोमैडिक हैं, राइट? क्योंकि बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस है। आपकी आइडेंटिटी की पहचान आप तक पहुँचा ही नहीं जाती है, और जब वो पहुँचा ही नहीं जाती है तो अब आपको डिसऑनर फ़ील होने लगता है। तो मुझे भी अपनी कम्युनिटी के बारे में एज़ सच जब मैं अपब्रिंगिंग स्टेज में थी, एडोलेसेंट थी, बहुत कनेक्शन फ़ील नहीं होता था। क्योंकि मेरे स्कूल में, कॉलेजेस में शायद मैं ही बहुत अलग थी। मैं अपने पापा का हाथ बटाती थी। हमारी सारी बहनें, और मैं ही नहीं, मेरे कम्युनिटी के सारे बच्चे जो है, वो अपने ऑक्यूपेशन के अंदर हाथ बटाते हैं। हम भट्टी पे काम करते थे, हम पापा को जो भाता होता है, जो आग निकालने के लिए उसको सपोर्ट करना पड़ता है, कोयले लाना होता है, कोयले जो है वो चुनना होता है। ये सारा काम हमने काफ़ी बचपन से किया है और उसके बिना हमारे काम नहीं हो सकते हैं। कस्टमर से डीलिंग करना है, वेपन्स ठीक से रखना है, कभी-कभी वेपन्स को आपको धार लगानी है, राइट? तो ये सारे जो काम हैं वो बच्चे के हिस्से ही आते हैं। लेकिन ये भी है कि रिसोर्सेस नहीं हैं, टेंट कम्युनिटीज़ है, पक्के हाउसेस नहीं हैं। हम खुद जिसे हम कहें कि फुटपाथ के बाजू में रहते थे। तो मैंने ये काफ़ी देखा है कि जिन चीज़ों के लिए कम्युनिटी ज़िम्मेदार नहीं है, उसके लिए काफ़ी पावरफुल वॉइस उनको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। लैंड अवेलेबल नहीं है, डिस्प्यूटेड कॉन्फ्लिक्ट लैंड जिसे हम कहें कि कचरे के बाजू के लैंड, टॉयलेट के बाजू के लैंड, इसी तरह के लैंड इन कम्युनिटी के तरफ आते हैं। तो लोगों को देखने का नज़रिया ये हो जाता है कि कम्युनिटी इस तरह की है। लेकिन बात ये है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी बचा है वो एंटी-डीएनटी तक छोड़ा ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने पाल का, अपने टेंट का। हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे ऑक्यूपेशन के टूल है। हम बाकी किसी बिलीफ सिस्टम को एज़ सच फॉलो नहीं करते हैं, अभी इन्फ्लुएंस हो रहा है। मतलब मैंने देखा है कि हमारे घर की जो जब भी शुरुआत होती थी, हमारे वेपन्स की पूजा करके होती थी, राइट? तो ये काफ़ी अलग नज़रिए है नोमैडिक ट्राइब के, अपने ऑक्यूपेशन, अपने मटेरियल, अपने क्लाइंट, अपने कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, और काफ़ी सॉलिडारिटी भी है। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि नोमैडिक ट्राइब को बस वल्नरेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जा सकता है। ये बस मार्जिनलाइज़ है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जा सकता है। वो कंडीशंस है, वो पावर हायरार्की से आती हुई बातें हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो अमीरी है, जो बाय लैंग्वेज है, आर्ट है, कलाओं से है,
इतना दमन और शोषण होते हुए भी मतलब किसी कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस ही खत्म करने की जो साजिशें हुई गई है हिस्टोरिकली, लेकिन फिर भी कम्युनिटी ने अपने आप को जिंदा रखा है। औरतों ने जिंदा रखा है, खास तौर पे इनकी भाषाएं औरतों ने जिंदा रखी है। अर्थव्यवस्था के अंदर इक्वल कंट्रीब्यूशन औरतें देती है, बल्कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन औरतें देती हैं। साइन लैंग्वेजेस जो हमारे हैं वो ज़िंदा रखने के अंदर भी औरतें ही हैं। तो मेरा अपब्रिंगिंग जो है वो पहले बहुत डार्क गया है, जहाँ पे मेरा एजुकेशन शायद मैं 12th में थी, कॉलेज में सेकंड थी, लेकिन मेरा एजुकेशन 7 ईयर गैप हो गया। तो मुझे लगा शायद इसके लिए मैं ही कारण हूँ। हम काबिल नहीं हैं, हम नाकारे हैं, आपके प्रॉब्लम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं एक दलित मूवमेंट के पास आई, काफ़ी आइकॉन्स को पढ़ने लगी, फेमिनिस्ट और दलित एंगल, आदिवासी एंगल से जब मैं अपनी हिस्ट्री जानने लगी, तब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो हमें ढूँढने की ज़रूरत है, उसको फिर से रिफ्रेमिंग, रिविज़िट करने की ज़रूरत है। And what led you to start Anubhuti, the organization that you run? एनजीओ सेक्टर में मैं काफ़ी एक्सीडेंटली आई हूँ। एक दिन मैं बाहर बैठी थी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथी ने जनरली मुझे पूछा था कि यहाँ पे कोई लड़की है क्या जो घर में किताबें रखेगी? मैंने पहले उनको बोला आई डोंट नो। काफ़ी देर देर के बाद उनके मैं पीछे गई और उनको बोला 1 मिनट आप जो बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, किताबें रखनी है मतलब क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि आपकी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, उनके अंदर आपको अगर पढ़ना-लिखना का एक फैलाना आता है, उनके पास जाके किताबें देनी आती है, तो मैंने बोला कुछ मिलेगा उसके लिए? उन्होंने बोला कि हाँ, और तब से मेरी जर्नी जो है वो एनजीओ सेक्टर में शुरू हुई। 14 साल एनजीओ अलग-अलग मूवमेंट में काफ़ी अपनी समझ बनाने के बाद, मुझे लगा कि अर्बन एरिया में रहते हुए भी हम ऐसे समझते हैं कि कुछ जो प्रॉब्लम है वो कुछ पॉकेट एरियाज़ की ही है, वो यहाँ पे नहीं है, जैसे अर्बन में एंटीज़ नहीं है। अगर है तो काम कैसे कर पाएँगे? रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम नहीं है। माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, वो एक जगह पे रुकता नहीं है, वो हमें रिसीव नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो फिर से कई तो मैंने एक सूर्य एनजीओ में भी देखा कि कम्युनिटी ही रिस्पॉन्स नहीं देती है। और मुझे लगा कि अगर मैं ये सोच रही हूँ तो फिर मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है? मुझे एनजीओ नहीं शुरू करना था एक्चुअली मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं Neither did I. था। मुझे लगा था कि आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, लेकिन इतना था कि लीडरशिप को लेकर काम करना है। और अनुभूति की शुरुआत 2016 में टेक्निकली रजिस्ट्रेशन के साथ हुई है, लेकिन 2014 से ही छोटा-मोटा काम करना हमने शुरू कर दिया था। And what are the different activities that you all do? हमारे पास काफ़ी यूथ है एनटीडीएनटी से जो आगे आके अपना एजुकेशन करना चाह रहे हैं, वो अपना हिस्ट्री क्लेम करना चाह रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारा एजेंसी क्या है, पर एनवायरमेंटल जस्टिस के अंदर हम कहाँ पे लोकेट करते हैं, ये बातें वो कर रहे हैं। राइट बेस्ड अप्रोच काफ़ी मायने रखता है। जैसे कि बदला के पर्व ये नाम है जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट फ्रेमवर्क में हमारा काम चलता है। जो अभी कम्युनिटी समाज में जो चल रहा है वो हमें बदलाव करना है, वो चेंज करना है हम लोगों को। और जैसे पता है कि हमारा जो प्रश्न है वो हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं जब भी हम एनटीडीएनटी, डिस्प्लेस किए गए आदिवासी, वीट भट्टी के ऊपर काम करने वाले लोग, ये बहुत नज़रअंदाज लोग हैं। और अगर हम जाते भी हैं उनके पास तो फिर हम एम्प्लॉयमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, क्योंकि हमारे भी इतने लिमिटेशन हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के। तो फिर दलित एक्टिविज्म का फिर क्या सुर रहेगा, एंटी कास्ट फेमिनिज्म का क्या नज़रिया रहेगा, ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव, बस इनको अवेयरनेस करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए सामने आने चाहिए और उनको दर्द होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ तो गलत चीज़ें हो रही है। तो हमारा कम्युनिटी लीडरशिप हो, यूथ लीडरशिप हो, वीमेन के मंच हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये काम जो है वो चलता है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लीडरशिप कि संविधान हर किसी का है, देश किसी एक का नहीं है। यस, लेट होगा हमें हमारी चीज़ों को लेकर काम करने के लिए, लेकिन संविधान को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ फिर थेमेटिकल एरिया है जो नीड असेसमेंट से सामने आए हैं कि हमें लोगों के एसआरएचआर को लेकर बात करनी पड़ेगी कि एक पक्के घर में रहने वाली औरत और उसकी प्रेगनेंसी
और पाल में घूमने वाली औरत और उसकी प्रेगनेंसी के अंदर बहुत डिफरेंस है, राइट? कि उसका कंडीशनल अबॉर्शन राइट और पाल में रहने वाली औरत को जब सैनिटेशन नहीं मिलता है और उसकी जो आवाज़ होती है वो कहीं पे सुनी नहीं जाती है, राइट? क्योंकि लैंड के ऊपर आप कोई कागज़ का टुकड़ा ओनरशिप में दिखा नहीं पा रहे हो। तो उससे जुड़े हुए सारे आपके फंडामेंटल सर्विसेज हैं। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेसिबिलिटी क्या रहेगी, उसका संबंध SRHR से क्या है, डिज़ास्टर रेजिलियंस के अंदर आपका एजेंसी और आपके राइट्स क्या है, मेंटल हेल्थ ये आपका न्यूनगंड या आपकी कमतरता नहीं है, तो एक पावरफुल सिस्टम का आपके ऊपर होता इम्पैक्ट क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसकी मदद ले सकते हैं। करियर लीडरशिप को हम फिर से दलित और बहुजन एंगल से देखते हैं। जैसे कोई कहेगा इंजीनियरिंग करो, कोई कहेगा MBA करो, हम कहेंगे टिके रहो, गिल्ट मत करो, सुसाइडल थॉट आते हैं तो आके बात करो, आपको कोई लास्ट बेंच पे बिठाता है तो आपकी गलती नहीं है, आपको कोई अगर आपके ऑक्यूपेशन पे से चिढ़ाता है तो आपकी गलती नहीं है। तो ये गिल्ट निकालना जो हिस्टोरिकल है, सोशल गट्स तैयार करना करियर के अंदर, ऐसी कुछ चीज़ें जो है हम वहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। टफ है काफ़ी, क्योंकि हम जहाँ पे काम करते हैं आज तक कोई नहीं गया है, हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, हम साथ मिलके बना रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड काम भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए हम ओवर एम्बिशियस नहीं हो रहे हैं। But I think everything you do has far greater results than organizations that chase results. And I say this because I know in some of the conversations, for example, that we had at the philanthropy forum, there was quite a few conversations on impact assessment. And the issue is some of the frameworks that the NGO sector has today is not sophisticated enough to measure the impact of movement building. But if you can maybe give the listeners, I guess, a sense of, in your mind, what is the difference between movement building and results orientation that the NGO sector, CSR, and others have perhaps even done a negative sort of job in terms of making people choose easy to reach targets versus being community based or movement even based, as you all have done? रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो किसके नज़रिए से देखी जाती है, किसके लेंस है वो रिजल्ट देखने में, वो सक्सेस देखने में, वो बहुत मायने रखता है। मेरी नज़रिए से अगर देखेंगे तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो एवरीडे रिजल्ट है। जो हमारे पोतराज कम्युनिटी के बच्चे हैं, NTDNT के जो नंदी बैल लेकर बेगिंग करने वाले लोग हैं, वो उनका सुबह 3-4 बजे उठकर काम करके जब वो यूथ हमारे क्लास में आते हैं, वो रिजल्ट है, राइट? क्योंकि वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने स्ट्रगल के अंदर भी। हमारे टीचर ना क्या क्या सिखाती मालूम है कि हमको ना गाना सिखाती है और गणित सिखाती है, भागाकार सिखाती है। पहले मेरे को पढ़ने नहीं आता, रश्मा ताई ने पढ़ना सिखाया, हिंदी सिखाती है, सब सिखाती है। ये जो लेंस है कि मूवमेंट बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है वहाँ पे एजेंसी है, वहाँ पे लोगों की लिबर्टी है। थोड़ा टेक्निकल रिजल्ट बिल्डिंग जो है वो नंबर के बहुत ही जिसे एक तरह का ओवर एम्बिशंस रखता है और वो नंबर कुछ भी कर सकते हैं। वो नंबर आपको एक पिक्चर में रिजल्ट तो दिखाते हैं कि 1000 लोग बदल गए, 5000 लोग बदल गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका हट करना, उसकी जिद करना हर कम्युनिटी पे लागू नहीं हो सकता है। हर कम्युनिटी उसी फ्रेमवर्क में जवाब नहीं दे सकती है। हर कम्युनिटी यूनिक है, हर कम्युनिटी के हिस्टोरिकल बेस अलग है, हर कम्युनिटी के ऊपर एवरीडे होने वाले पॉलिटिकल डिसीजन, सोशल एस्पेक्ट, डिजास्टर, इसका इम्पैक्ट अलग है। अगर हम कोरोना की भी बात करें तो उसने हर कम्युनिटी के ऊपर सेम असर नहीं किया है। दूसरा है मूवमेंट बिल्डिंग सस्टेनेबल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों के साथ अगर हम अभियानों के आधारों पर उनके कंट्रीब्यूशन वो क्यों कर रहे हैं, ये रूट ऑफ आइडेंटिटी के आधारों पर काम करेंगे, लोग है वहाँ से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के छत की उनको हमेशा ज़रूरत नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं दलित एक्टिविज्म का बोलूँ, फेमिनिज्म अप्रोच का बोलूँ, NTDNT एजेंसी का बोलूँ, एक बार अगर आप वो लोगों के अंदर जगह देते हो, ये सवाल हमारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच ये है, ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव ये है, फेमिनिज्म ये है, कम्युनिटी एजेंसी, कम्युनिटी लेंस ये है, लोग वो नहीं भूलते हैं। सरकारी उद्यावर खुर्ची बसली असती का। दूसरा है कि
ऐसे ज़रूरत भी नहीं कि लोगों को हम सिखाएं, लोग वो जानते हैं। मूवमेंट का बेस ही वो है कि आप किसी के टीचर मत बनो। लोगों के पास उनका इतना नॉलेज है, बस वो नॉलेज अंडरस्टैंड करने के लिए आपको आपका दिलदारपन और जिगरबाजपन बहुत बढ़ाना पड़ेगा और जाके देखना पड़ेगा। अनुभूति जिस तरह के कम्युनिटी में काम करता है, वहाँ पे जीने का रोज़ मूवमेंट ही है। वो आंदोलन ही है जीने का। मैं अभी अपना बुक लिख रही हूँ और मैंने महाराष्ट्र के कई सारे एरिया में रिसर्च किया। मेरा बुक बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए बात करता है। मैंने शुरू उससे नहीं किया था। मैंने शुरू किया था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन को मैं डॉक्यूमेंट करूँ। लेकिन जब मैंने बात करनी शुरू की तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का रिलेटेड वॉइस जो है वो वहाँ पे आने लगा। और मैंने उन औरतों को पूछा कि आपकी ज़िंदगी का सक्सेस आप किस तरह से देखते हो? तो मुझे मेजॉरिटी औरतों ने बोला कि हम जिंदा है, ये हमारा सक्सेस है। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ कुछ कम्युनिटीज जो है उनका एग्जिस्टेंस टिकाने के लिए वो रोज आंदोलन कर रहे हैं, राइट। और वो आंदोलन के लिए अनुभूति जैसे ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि आप फैसिलिटेशन करो, आपके पास जो रिसोर्सेस है वो कंट्रीब्यूट करो। उनको जो चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, आपको जो लगता है कि आप साथ मिलके कुछ कर पाओगे, वो जिसे हम कहें कि बार बार हाथ में हाथ मिलाकर करने का इक्वल काम है, वहाँ पे कुछ हायरार्की नहीं है, तभी वो हो पाएगा। तो मूवमेंट बिल्डिंग मेरे लिए सॉलिडारिटी है। No, and you've proven, at least yesterday when we were meeting with the team, there were two sort of examples of community led issues that Anubhuti took over. Number one, as you stated earlier, and as we met many of the children in one of the centers yesterday, they don't have the privilege to not also have jobs. The economic conditions, especially after COVID, has gotten worse. And so many of them that we met, the kids we met yesterday, were working as well as going to school. And I believe you were saying with the latest batch, because 10th and 12th exams just came over, how many children graduated? 10th और 12th में तो हमारे हर बस्ती से काफ़ी सारे यूथ पास हुए हैं और ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर है। दूसरा है कि ऐसे नहीं है कि घर के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल है एजुकेशन के लिए, लेकिन उनका बिलीव तो है ना एजुकेशन पे, वो सरेंडर नहीं कर रहे अपने सिचुएशन के सामने। तो एनटी-डीएनटी में से मुझे लगता है कि अराउंड हमारे 7 कम्युनिटीज़ में से एक 35 टू 40 यूथ जो है वो पास हुए। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन आप इसको रिजल्ट फ्रेमवर्क में दिखेगा तो ये आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, But राइट? that's because the Be- results framework is misconstructed to not capture these areas. Hmm. Not at all that y'all are not delivering results. If you look at, again, from conversations yesterday, the statistic is probably around 1 out of every 100 children from these communities are able to graduate even. And you've demonstrated a very large number of that. And unfortunately, with the advent of development impact bonds and other sort of financial instruments for funding, my view at least is that you're pushing then for development to not necessarily work with the most marginalized, because the metrics, again, that are somewhat easier to measure is that of this many kids got into school versus, in this case, what it takes to build a movement. No way does it mean that movements are not result oriented. It just means the way one tracks results has to change to include these kind of narratives. And then another sort of area, I guess, that we spoke about yesterday, and if you can talk a little bit about this, is the community that y'all have been operating in for many, many years and supporting them. And recently, they were asked to move. What is that area called? उसे सर्कस ग्राउंड कहते हैं। सर्कस पहले वहाँ पे सर्कस लगते थे और उसके लिए ये एनटी-डीएनटी जो है वो वहाँ पे आते थे। एनटी-डीएनटी आर्ट बेस्ड कम्युनिटी काफ़ी है, वो स्किल बेस्ड कम्युनिटी काफ़ी है। हमारे उपजीविका के और ऑक्यूपेशन के साधन है वो कलाओं के ऊपर, भाषाओं के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो निर्भर है। तो आप देखोगे कि जहाँ पे भी परफॉर्मेंस है, मेन जो जादूगर है वो एनटी-डीएनटी से है। आप स्ट्रीट के ऊपर काफ़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखोगे जो खेल से जुड़ा हुआ है। आप बंदर के खेल देखोगे, उसके अंदर कितना स्किल है ना। तो
इसलिए फिर सर्कस जैसी जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको नोमैडिक दिखेंगे। तो कल जहाँ पे हम फर्स्ट कम्युनिटी में गए थे वो एरिया को उस कम्युनिटी के नाम से सर्कस ग्राउंड कम्युनिटी कहते हैं। और कई पेपर्स के अंदर और कई एविडेंस के अंदर ये है रिकॉर्ड कि वो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे एक नाट्य गृह का रिजर्वेशन जो है वो वहाँ की पालिका ने डाल दिया है नाट्यगृह। और वो जहाँ पे मेन लैंड पे रहते थे वहाँ से उनको हटाकर पीछे के बहुत ही कंजस्टेड एरिया में वो 530 फैमिलीज को जो है वो ऑलमोस्ट वहाँ से निकाल दिया है। अभी वो बसने की कोशिश कर रहे ये हैं। पूरा 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 एरिया था ना, पूरा हमारे बस्ती में समझो। तो यहाँ पे लीगल अपने आप को एडवोकेट करना, प्रूफ करना, ये मैं कहूँगी ना के बराबर है। देख के लेटर पड़ा है हमारे पास, उन्होंने उधर रद्द दिया बहुत। क्योंकि इनके रिहैबिलिटेशन को इन्होंने 25 साल एडवोकेसी करते हुए इनको घर नहीं मिले हैं, लेकिन वहाँ पे 6 महीने में एक बड़ा मल्टीप्लेक्स जो है वो खड़ा हो गया है। और यही कम्युनिटी के कुछ बच्चे हैं जो 70% से पास हुए हैं। कोई पोतराज का खेल दिखाने जाता है, कोई पारदी कम्युनिटी का है, कोई अपने माँ बाप के साथ जो है वो पत्थर को आकार देने वाला जो कम्युनिटी है उसके साथ वो जाते हैं, घूमते हैं। चिंदी बेचने वाले कम्युनिटी है जो घर घरों से चिंदी इकट्ठा करके लाते हैं, वो दादर में आके बेचते हैं। और उसी के टाइम उनके हाउसिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू है। रिहैबिलिटेशन होगा नहीं, ये पैनिक यूथ सुन रहे हैं। बारिश का कल मैंने आपको दिखाया कि एक ही बारिश हुआ है तो उनके पूरे घरों में कीचड़ हो गया है। यही कम्युनिटी है जो सीजनल माइग्रेंट भी करता है क्योंकि उनका रोजगार उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम जब इन यूथ को, इन औरतों को देखते हैं तो वो एक ही समय 10 से 12 सरकमस्टेंस से गुजरते हैं और फिर भी जब वो ये रिजल्ट लाते हैं तो मुझे वो यूनिवर्सिटी टॉपर लगते हैं राइट, कि वो किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं। उनके दूसरा कि इन कम्युनिटी के पेरेंट्स कम्युनिटी को हम हमेशा क्रिमिनलाइज करते हैं। मैं कई बार मतलब पार्टनर से भी सुनती हूँ कि एडिक्शन है, सारी चीज़ें हैं, तो हम उनको समझाते हैं आप आओ यहाँ पे और देखो आपकी एडिक्शन जो सारी चीज़ें हैं वो मेंटल हेल्थ के एक तरह के सिम्टम्स है, तो आपको रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। और वो कम्युनिटी हो या हम सेकंड जो जहाँ पे टेकड़ी पे गए थे, सेम सिचुएशन है, सैनिटेशन की इतने इशू है। ये हमारा मतलब बस्ती का बाथरूम है, टॉयलेट और पे फॉर यूज है। पर मैन 5 रुपीज़ और पर वुमेन 3 रुपीज़ डेली। और उसका काउंटिंग करें तो साल का 73,000 ऐसा होता है। तो इतने सिंपल चीज़ें जब बहुत ही गंभीर हो जाती है कि आपको टॉयलेट के लिए पटरी पार कर कर जाना है जिसके अंदर आपका 1 घंटा जाएगा। नगर पालिका को 4-5 बार लेटर दिया था हमारे लिए, खुद के बनाओ। उधर बनाया हमारे लिए, बाद में किसी ने टेंडर डाल के वो उनके लिए ले लिया। हमारे मतलब सिग्नेचर, सबके सिग्नेचर लेके हमने खुद किया, तो बाद में वो बोले नहीं, हम मतलब नगर पालिका ने टेंडर पे दे दिया है क्या। और इसीलिए वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एनजीओ एस्पेक्ट में थोड़ी कठिन हो जाती है और वहाँ पे डेफिनेटली रिजल्ट है। मतलब मैं खुद रिजल्ट ओरिएंटेड मेरा वैल्यू है कि रिजल्ट आना चाहिए, एम्बिशियस बिल्कुल होना चाहिए। बस हम वहाँ पे थोड़ा सा डिसेबिलिटी महसूस करते हैं कि हम जिस नज़र से अपना सक्सेस देख रहे हैं, फंडर्स कम्युनिटी उस नज़रिए से सक्सेस देखना शुरू करे तो उनको काफ़ी ब्रिलियंट चेंज नज़र आएंगे जो हिस्टोरिकल है। कल हम जिन औरतों से मिल रहे थे उनकी चाइल्ड मैरिजेस हुए हैं, उससे फाइट कर कर वो फर्स्ट टाइम जो है वो 10th दे रहे हैं। ये उनके 2000 का पॉपुलेशन रखने वाली कम्युनिटी में फर्स्ट केसेस है। समझो ऐसे 4 औरतें करती हैं तो आप कौन से रेंज में उसे देखोगे, राइट। तो बहुत धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ पे आएंगे, लेकिन वो बदलाव जो है वो एक बहुत हजारों की क्राउड का है। So if you can maybe speak a little bit about what excited you about Rebuild India Fund, why you decided to spend so much time, probably more than you thought of, to be an investment committee member, and how organizations are dealing with multiple vulnerabilities, and to your point, may not have a results framework as CSR defines it, way of looking at things, yet they're definitely creating results, and at times for the most vulnerable communities and the most marginalized communities. But if you can give a sense of what excites you about the fund, what are the principles of it, and where you see it going, that would be great. बिल्कुल। तो रिबिल्ड इंडिया फंड के कुछ 3-4 चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि ट्रस्ट बेस्ड फंडिंग है,
लेकिन उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी होती है। लैंग्वेज एक अपने आप में पॉलिटिक्स है। मतलब इक्विटी, बराबरी की भाषा, ये अपने आप में पॉलिटिक्स है। उसे परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिबिल्ड इंडिया फंड में मुझे वो दिखता है काफ़ी अच्छे से। तो रिबिल्ड इंडिया फंड और जो एक दो साथी है जो अनुभूति से जुड़े हुए हैं, हमें उनकी वही बात बहुत अच्छी लगती है कि लोगों के ऊपर बस ट्रस्ट नहीं करना है, पूरा ट्रस्ट करना है। कई बार जो फंडर कम्युनिटी है उन्हें समझ में नहीं आता है कि आप ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो उनका काम कर रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है, जैसे यहाँ पे एज सच रिपोर्ट नहीं देने हैं, एज सच बहुत बर्डन नहीं है, आपका अनरिस्ट्रिक्टेड फंडिंग है। अभी तो हमने रिबिल्ड इंडिया का फंड जो है वो ख़त्म हो गया हमारा 6 मंथ में, हमने इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें कर ली है। तो यहाँ पे डेयर की बात है, एक्सपेरिमेंट की बात है कि दूसरा है कि फेलियर के ऊपर हम क्यों ना कंट्रीब्यूट करें। फेलियर हमेशा फेलियर नहीं होता, लेकिन वो जो डर है ना कि करे कि नहीं करे, किसी को जवाब देना पड़ेगा और फिर वो पूछेंगे कि अरे आपने तो हमें ये कमिट किया था, वो नहीं हो पाया। तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमने कंट्रीब्यूट करना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। कोई एक्साइटेड हो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए कि आप जो कर रहे हो वो ब्रिलियंट हो सकता है, आप करके देखो। तो मुझे लगता है कि जब मैं अनुभूति को देखती हूँ, हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर 2 महीने में नई चीज़ हम करने की ट्राई करते हैं। लोगों को बहुत जगह देते हैं, तो चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल भी कई बार होती है। रिजल्ट हमारे नज़रिए के हैं, हमारे हिस्टोरिकल दमन के हैं। तो वो रिबिल्ड इंडिया फंड में मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे जितने वर्सटाइल डाइवर्सिटी के साथ जो लोग आते हैं, अप्रॉक्सिमेट लीडर यहाँ पे है जो कुछ NTDNT से है, आदिवासी कम्युनिटी से है। कुछ कम्युनिटी इतने ज़्यादा मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के साथ काम करते हैं, और मैं बहुत नज़दीकी के साथ उनके साथ जब कम्युनिकेट करती हूँ, तो सारे लोगों का ये थॉट था कि इस तरह का फंडिंग चाहिए, इस तरह के फंडिंग माइंडसेट होने चाहिए। फंडर्स कम्युनिटी इस तरह से आगे आते हुए अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे कनेक्शन भी है। मैं रिबिल्ड इंडिया से जुड़कर बस रिबिल्ड इंडिया की ग्रांटी नहीं हूँ, राइट। मेरे पास और भी सपोर्ट है जो ड्यूरिंग रिबिल्ड इंडिया या दासरा के साथ कम्युनिकेट करते हुए वो बिल्ड हुए हैं। I think a lot of the conversations that we have with you all is around vulnerability. And so, can you explain a little bit about how sitting in as a funder, because you're on the investment committee, you're a grantor now, and leading this effort, um, how are those conversations on vulnerability, and somebody who's been part of this movement, like you said, not by choice, but you were born into the movement? What's new? What's different? What can be improved? तो इन्वेस्टमेंट कमेटी पे तो हमारे बहुत डिबेट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट होते हैं कि इंटरसेक्शनलिटी ये कोई ऐसे 3-4 एरिया नहीं है कि आप उनको बता दो। इंटरसेक्शनलिटी के अंदर जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरसेक्शनलिटी है, जैसे NTDNT को ऊपरी नज़र से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा समुदाय है जो वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज है। लेकिन ये कम्युनिटी के अंदर जब आप आओगे, आपको फिर से इंटरसेक्शनलिटी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट के एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ऐसे लोग हैं। यहाँ पे वॉयलेंस का बहुत ही नज़दीकी के साथ एक्सपीरियंस करने वाले लोग हैं, एट्रोसिटीज़ का एक्सपीरियंस करने वाले लोग हैं। तो हम US में भी जब बात कर रहे थे कि वर्नेबिलिटी मतलब पॉवर्टी नहीं है, कोई गरीब है, कोई कच्चे हाउसेस में रहता है, ऊपर से दिखाई देने वाली 4-5 चीज़ें कि इनके पास 4-5 चीज़ें नहीं है मतलब वर्नेबल नहीं है, एक काइंड ऑफ सच है। लेकिन एक मेजर अम्ब्रेला जो है, वहाँ पे हमें वो सर्च करना पड़ेगा, वो इंटरसेक्शनलिटी फाइंड करनी पड़ेगी कि किस किस तरीके से, किस किस रणनीति से लोगों को उनके डेवलपमेंट के रास्तों से जो है वो मार्जिनलाइज रखा गया है। तो इन्वेस्टमेंट कमेटी के अंदर तो हम इसके ऊपर बहुत डिबेट करते हैं, और वहाँ पे हाँ, मैं काफ़ी ग्रास रूट से हूँ, तो वहाँ पे मेरा से और ज़्यादा होता है कि इसको देखना ही पड़ेगा। जिनकी लीडरशिप है उनको देखना पड़ेगा, जो लीडरशिप है वो किस अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं, उसे देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो रिबिल्ड हो, वो अनुभूति हो, हम जो भी कर रहे हैं वो एक मीडिएटर करके काम कर रहे हैं, तो वो उनके हक है। तो हक के बारे में हम कितने ज़्यादा उत्तरदायी अपने आप को समझते हैं, वो नज़रिया जितने ताकत के साथ देखेंगे तो हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। और इन्वेस्टमेंट कमेटी का जो रोल है, फिर मैं हो, रमेश हो, दीप, नंदिता, अनीता, हम सब लोग जब बात करते हैं इसके ऊपर बहुत लेयर्स के साथ,
उसको ऐसे निकाल कर जितनी भी उसके अंदर गांठें हैं वो निकाल कर हम वहाँ पे बात करते हैं कि इंटरसेक्शनलिटी को कितने बेहतरीन नज़रिए से हम देख सकते हैं इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। जैसे हम जीआईडी लेंस वगैरह तो बोलते ही हैं, लेकिन ये सारे लेंस के अंदर क्रिमिनलाइजेशन का लेंस है, माइग्रेशन का लेंस है, डिस्प्लेसमेंट का लेंस है, डिजास्टर अटैक्स का लेंस है, पॉलिटिकल डिसीजन का लेंस है। ये सारे लेंस किसी कम्युनिटी को कहाँ लेके जा रहे हैं और फिर हमारा सपोर्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हम उनको एक रिसोर्स सॉलिडारिटी जो है वो बिल्ड कर पाएंगे। Individuals who have gone through some level of oppression come out of that, mobilize their community, and for us that is the best sign of demonstrating that this is something that will stay for long term, and therefore the need of a proposal and what these kind of things are not needed. That being said, as we went to the US and you've interacted now with donors and communication heads, for example, of companies and other sort of individuals, were you surprised that the lived experiences that people have do not allow them to understand or even know about these challenges? And how do you deal with those conversations? ये अभी इतना बड़ा चैलेंज है कि वो अभी हमें रूटीन एजुकेट करने का हमारे ऊपर, हम कहते हैं कि हमारे ऊपर बर्डन ही है वो एक तरह का। हम हमेशा कहते हैं कि हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट में हमारे ऑपरेसर को एजुकेट करना पड़ रहा है। मतलब ये थोड़ा कड़वा सच है, लेकिन है कि जिनके पास बहुत रिसोर्सेस है, पावर है, इंटेलेक्चुअल मंच है, फिर वो एकेडेमिया हो, वो रिसर्च प्लेटफॉर्म हो, वो फंडर कम्युनिटी हो, ये सारे रिसोर्सफुल लोग हैं और हमें इनको जाके बताना पड़ रहा है कि देखो शोषण कहाँ से हो रहा है, दमन कहाँ से हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से हो रहा है। तो ये तो हमारे ऊपर एक तरह का बर्डन है, लेकिन हमारे चैलेंजेस ये है कि सारे रिसोर्सेस यहीं पे हैं, तो वो हमारे रूटीन का एक भाग जिसे हम कहे हो गया है। तो चैलेंजिंग पक्का है, लेकिन पूरा डार्क एरिया नहीं है। मुझे लगता है कि कई लोग आगे भी आ रहे हैं कि वो एक क्रिटिकल एनालाइज करें, वो हिस्ट्री में जाए, वो करंट अफेयर्स में जाए और वो देखे कि इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है। और एक्सप्लेन करने के बाद वही है कि ये शायद फिर कम्युनिटी का जो हिस्टोरिकल एक मेंटल हेल्थ ट्रॉमा रहा है, क्रिमिनलाइजेशन रहा है, रिसोर्स लेसनेस रहा है, इसको समझने के लिए फंडर कम्युनिटी को आगे आना ही पड़ेगा। मैं गए महीने में ही मेरे एक दोस्त से बात कर रही थी और हम बात कर रहे थे कि क्या अप्रोच होना चाहिए और हम आगे जाके क्या अकाउंटेबल महसूस करें एज फंडर। तो मुझे लगता है कि जैसे ट्रस्ट बेस्ड फंडिंग है, ये थोड़ा आगे जाके एक स्टेप में भी हो सकता है कि क्रेडिट है ये। बहुत ज़्यादा फंडर जो है वो कॉरपोरेट से आ रहे हैं, वो फिलंथ्रॉफी से आ रहे हैं, वो इंडिविजुअल है, वो बिजनेस पर्सन है, राइट। तो ये पूरी कम्युनिटी का क्रेडिट है, जो एनटीडीएनटी कम्युनिटी का है, आदिवासी कम्युनिटी का है। इन्होंने एनवायरनमेंट को बचाया है, इन्होंने रिसोर्सेज ऑक्यूपाई नहीं किए हैं, जो रिसोर्सेज इनके पास जा रहे हैं। और इसलिए ये अकाउंटेबिलिटी है कि जो भी रिसोर्सेस आएंगे वो हम वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऑब्वियस बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन आगे जाके शायद इसको हमें एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, राइट। जिसे हम कहें कि मानवीय मूल्यों से और ज़्यादा क्रिटिक कर पाएंगे हम आने वाले 6-7 सालों में। हम वो लैंग्वेज तक आए कि ये तो क्रेडिट है, ये लौटाना है लोगों को, राइट। तो ये इस तरह का थोड़ा सा कड़वा सच है जो थैंक यू, आप बोलने लगा रहे। No, but that's the goal of, clearly, for us as Rebuild India, is to have a lot of these conversations so you all don't have to do it every single time. And so a lot of our work, I guess, over the years has really been to help individuals understand the state of the sector, to your point. And I think, the word credit is fantastic. Demonstrate again that they have established a far greater credit history as it relates to the environment, people, development, the Constitution, even, than perhaps other countries for that matter. And therefore, they have the collateral. And for us, that has really been the goal, is that,
even from the recommending of organizations, which happen from other NGOs, which demonstrate, again, the collateral that this organization has built and the leadership has built with those communities that they serve. For us at least, that's far more than any 5-page, 50-page, or 100-page results framework. Exactly. As you roll your eyes, because I feel the same way and I think it's nonsensical. मैंने ये एक्सपीरियंस किया था एक अलग काफ़ी हमारे दोस्त के साथ कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल था, जहाँ पे हम काम की जगह पे होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट विद एनटीडीएनटी महिलाएं, एनटीडीएनटी यंग विमेन के साथ कर रहे थे, राइट। जहाँ पे काम की जगहों के बारे में बात करने से भी औरतें डरती है। आप सोचो, विटभट्टी की औरत किसी मुकादम के बारे में क्या बात करेगी। लेकिन वो रिजल्ट फ्रेमवर्क के अंदर हम वो लैंग्वेज सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो वो इवोल्यूशन और मॉनिटरिंग के अंदर हम ठीक से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो इसीलिए आपको सक्सेस जो है वो औरतों से आके बात करनी चाहिए। आपको कम्युनिटी लेंस से देखना चाहिए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं वहाँ पे, राइट। And lots of times, as we discussed with the multiplex example of a community completely being shifted literally overnight during COVID, when there was less sort of ability to protest and to charge others, that results framework will not be decided 6 months in advance, a year in advance, or 2 years in advance. And I think your point specifically on results for who is important. Because I think a lot of the results framework, a lot of what's happening is not necessarily for the communities at hand, it's for somebody else. And I think understanding that and questioning that a little bit more is important. Given everything that's happening in the world today, what still gives you hope, Deepa? होप तो मेरे लिए मेरी कम्युनिटी है, अभी भी है, एग्जिस्ट करती है अपने लिए लड़ रही है, तो वो सबसे पहला जो है वो होप है मेरे लिए। ये मैंने तभी लिखा था गाना, मतलब जो स्ट्रीट के बच्चे होते हैं उनके बारे में लिखा था, मराठी में लिखा था। लोग अपने एजेंसी के बारे में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर वो लिखना हो, वो रिसर्च करना हो, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना हो। मेरी जैसी लड़की अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकती, ये होप ही है। वो कई मेरे एनटीडीएनटी यूथ के लिए होप है कि ये पॉसिबल है। वेंकी ऑन द माइक, लीड तो मी स्ट्रीट, विचार होतात लीक, फायर होतो जेव्हा काना स्पोर्ट तो बीट हा लीड। I guess to end, what questions, if any, do you have for me? आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए ऑल द बेस्ट है कि ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड लाना और लोगों को उनको अपील करना, बार बार एजुकेट करना उतना आसान नहीं है। तो आपके लिए तो ऑल द बेस्ट है। Thank you. We definitely need it. समाजाच्या विरोधात टाका ह्यांना वाळीत, तोडली यांनी माणुसकी, तोडलं यांनी काळी, जे स्वप्न बघतो इमारतीचे राहतो मी आज। Thank you, Deepa. थैंक यू सो मच एंड जिंदाबाद। Zindabad. Yes, yes. Dasra Philanthropy Week returns February 26th to March 1st. It'll be a mix of amazing speakers across 3 cities, Mumbai, Delhi, and Bangalore, and of course, streaming online for all our global participants and supporters. For more information, go to dasraphilanthropyweek.org. Thanks for listening. If you'd like to know more about our work of any of the guests, or the Rebuild India Fund, please go to our website, dasra.org/NCE, where we've got show notes, links, and much, much more. No Cost Extension is produced by the amazing Vaca Media.